हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर में जो है पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स का कहाँ से कितना वेटेज रहेगा, कैसी आपकी जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो आपका हम फिज़िक्स जो है उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए, क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो जो आपका क्लास 11th का जो है वो आपका 60% सिलेबस रहेगा और जो क्लास 12th जो है वहाँ पे आपका 40% सिलेबस रहेगा, राइट। अब इस 60% के लिए अगर आप जाएंगे क्लास 9th में, तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था मैकेनिक्स, राइट। तो उस मैकेनिक्स का डिस्क्रिप्शन ही हमको क्लास 11th के अंदर पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन, राइट। और सिमिलरली जैसे क्लास 10th के लिए हमने वहाँ पे पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी को, तो वैसे ही उसका डिस्क्रिप्शन जो है हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो अब आते हैं मैकेनिक्स, हमने बात किया मैकेनिक्स। तो जो आपका मैकेनिक्स रहेगा, ठीक है, क्लास 11th के लिए जो मैकेनिक्स होगा वो आपका 60% रहता है, राइट। मतलब जो पूरा सिलेबस है आपका क्लास 11th का, उसमें 60% मैकेनिक्स का पोर्शन आता है। मतलब अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी अपने आप। लाइक आपका ग्रेविटेशन है, आपका रोटेशन है, और आपका वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ओके। तो ये अगर हमारा मैकेनिक्स क्लियर हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ग्रेविटेशन, रोटेशन और वर्क पावर एनर्जी, मतलब ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट आपके यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ मैकेनिक्स बार बार, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा रहता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो आपका वो भी अच्छी खासी वेटेज रखता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वो आपका आता है 20 मार्क्स तक, ठीक है। और ये जो है ये सीधा सीधा इसका जो रिलेशन है वो आपका मैकेनिक्स के साथ है। मतलब ये मैकेनिक्स का बाप है। अगर आपको मैकेनिक्स आती है, अगर आपकी मैकेनिक्स क्लियर है, तो उससे आगे की चीज़ हम क्या कहाँ पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। मतलब अगर आपका ये मैकेनिक्स पोर्शन क्लियर है तो आपका ये पोर्शन भी बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम डिस्कस करें कि आपका 11th में मैकेनिक्स आता है, तो उस मैकेनिक्स को हम जो है दो पार्ट्स में वहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपका होगा दैट इज काइनेमेटिक्स, तो फर्स्ट आपका रहेगा काइनेमेटिक्स, और जो सेकंड पार्ट आपका रहता है वो रहता है डायनेमिक्स का, राइट। अब काइनेमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मोशन के बारे में, और डायनेमिक्स में आपको पढ़ना है फोर्सेस के बारे में, ठीक है। मोशन के बारे में मतलब कोई पार्टिकल कैसे मूव करा है, कोई बॉडी कैसे मूव करी है, 1D में है, 2D में है, 3D में है, कैसे उसका मोशन रहेगा, उस मोशन से रिलेटेड हम सारा यहाँ पे पढ़ेंगे। फोर्सेस से रिलेटेड मतलब हम बोल सकते हैं न्यूटन लॉज से रिलेटेड जो रहेगा हमारा, वो पोर्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है क्लास 12th के लिए।
क्लास 12th में आपको सबसे जो ज़्यादा वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखेगा चैप्टर वो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है ये कॉम्पिटिटिव में आपका कम से कम 13 से 15 मार्क्स का आपका आता है। सेकेंड 12th क्लास से हमारे पास आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स और ऑप्टिक्स में भी आपके दो पार्ट रहते हैं। पहला रहता है आपका रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड आपका आता है वेव ऑप्टिक्स। अब यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है और वो जो है थोड़ा हार्ड रहता है, ठीक है। यहाँ आपके बनते हैं 2 क्वेश्चन और ये इजी रहते हैं और बहुत अच्छे से आप सॉल्व उसको कर पाते हो, राइट। तो ये आपका रहेगा मेन सिलेबस, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आपको क्रैक करना है तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें ये स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं, तभी हमें जो है हमारा टारगेट अचीव होता है। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी रहेगी सबसे पहले रहेगी सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, राइट। स्ट्रैटेजी में फर्स्ट पॉइंट आपका यही आएगा कि आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपका क्या आएगा कि आपके पास अपने नोट्स रहें ताकि आप रिवीजन अच्छे से कर पाओ, यानी कि नोट्स एंड रिवीजन इज योर सेकंड स्टेप, राइट। एंड थर्ड स्टेप आपका जो रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किस तरीके से? आपको एनसीईआरटी करनी है और आपको प्रीवियस ईयर करनी है। आपको प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ये स्ट्रेटजी रहती है तो आपका टारगेट आपके पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कि हमने डिस्कस किया कि हमारे ये टॉपिक्स हैं, ये इतनी वेटेज रखते हैं, लेकिन आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप उसका जो है वो आपका जो नींव रहेगी, जो बेस रहेगा, वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जो फिजिक्स का बेस होता है वो आपका रहता है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। किसी भी सिस्टम को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो कैसे स्टडी कर रहे हो, क्या है उसके बारे में जानना, उसको मेज़र करना, वो आपका रहता है यूनिट एंड मेजरमेंट। यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें बताना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे बताएंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ हम उसकी लिखेंगे यूनिट, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसका साथ उसका यूनिट, ठीक है। तो अगर जैसे मेरे पास एक ये रॉड है और मैं बोलूं कि इसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर है, तो 12 जो है वो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है और जो मीटर जो है वो आपकी यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। तो क्या हमने बोला, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। किसी भी सिस्टम को हमें अगर स्टडी करना है तो उसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, मेज़र कैसे करेंगे, उस सिस्टम में कैसे चलेंगे हम, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब किसी भी सिस्टम को मेज़र करने के हमारे पास अलग अलग तरीके हैं और हर एक का अलग अलग तरीका होता है। तो हमारे पास कुछ सिस्टम्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, और वो सिस्टम्स हैं हमारे पास MKS सिस्टम, सेकेंड सिस्टम जो है वो हमारे पास है CGS सिस्टम,
और जो थर्ड सिस्टम है हमारे पास दैट इज FPS सिस्टम, राइट। और ये तीनों जो हैं ये हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जिसके अंदर हम किसी भी सिस्टम को मेज़र करते हैं। अब MKS स्टैंड्स फॉर, M यहाँ पे है फॉर मीटर, K यहाँ पे है फॉर kg, आपका जो S है वो यहाँ पे है सेकंड, राइट। यहाँ पे आपका जो है C जो है आपका सेंटीमीटर, G आपका ग्राम और S आपका जो है सेकंड को डिनोट करता है। FPS सिस्टम के अंदर F आपका होता है फुट, P आपका होता है पाउंड और S आपका होता है सेकंड। नाउ अब यहाँ से इन सिस्टम से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारे ये तीनों सिस्टम हैं इसके अंदर हम जो तीन हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं मास, लेंथ और टाइम, उनको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, क्या उनकी यूनिट रहती हैं, ठीक है। तो हमारे पास MKS जो सिस्टम रहता है उसके अंदर जो हमारी लेंथ है उसको हम मीटर में डिनोट करते हैं, यूनिट जो लेते हैं लेंथ की वो यहाँ पे मीटर लेते हैं, मास जो है वो kg और सेकंड जो है वो टाइम के लिए हम यूनिट का यूज़ करते हैं। आपका जो CGS सिस्टम है उसके अंदर लेंथ को हम सेंटीमीटर के अंदर मेज़र करते हैं, ग्राम के अंदर हम मास मेज़र करते हैं और जो टाइम है उसको हम सेकंड में मेज़र करते हैं। सिमिलरली आपका जो FPS सिस्टम है उसके अंदर लेंथ को हम फुट में मेज़र करते हैं, मास को पाउंड में मेज़र करते हैं और जो टाइम है उसको सेकंड में मेज़र करते हैं। अब अलग अलग हमारे पास तीन सिस्टम है लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हमें सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास हमने लाया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि SI सिस्टम। SI सिस्टम जो है वो उसका जो काम है वो है कि किसी भी जो सिस्टम है अगर हम अलग अलग सिस्टम्स यूज़ करते हैं, जैसे आप किसी भी क्वांटिटी किसी भी सिस्टम को मेज़र करने के लिए आप MKS सिस्टम यूज़ करते हो, किसी दूसरे सिस्टम जो अगर हम देखते हैं तो कोई दूसरा पर्सन उसको CGS सिस्टम में यूज़ करता है। तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो हमारा क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ को इसी तरीके से मेज़र करना है, मतलब वो सब जगह एप्लीकेबल रहेगी। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। नाउ इसके बाद हमारे पास आती है कि जैसे मान लिया मेरे पास ये एक रॉड है, दिस इज ऑफ 1 मीटर, some other person says that कि ये जो है that is 100 सेंटीमीटर, हैं दोनों बराबर लेकिन सिस्टम्स यहाँ पे अलग अलग हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है MKS सिस्टम और यहाँ पे हमने यूज़ किया है CGS सिस्टम। फॉर अ सेम थिंग हमने सेम रॉड के लिए यहाँ पे अगर हम MKS सिस्टम यूज़ करते हैं तो 1 मीटर और अगर हमारा CGS सिस्टम है तो 100 सेंटीमीटर। अब हम बात करें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें ये पता, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने तरीके की होती है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम बेसिकली बोलते हैं कि वो 2 तरीके की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 तरीके की हैं और पहली वहाँ पे है आपकी फंडामेंटल और जो सेकंड आपके पास है वो है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की हम बात करें तो वो क्वांटिटीज़ होती हैं
जो हमारी किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी 7 होती हैं और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्थ आपका आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, फिफ्थ आपकी आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड लास्ट वन इज सिक्स आपकी आएगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट वन सिक्स आपकी यही है और सेवेंथ आपकी रहेगी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। So these are our 7 fundamental quantities और इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें फर्दर किन्हीं और क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती। दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट, राइट। और दूसरी आपके पास आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, जैसे कि आपका स्पीड। स्पीड जो है वो आपकी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे? स्पीड होती है आपकी लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि स्पीड एक क्वांटिटी है जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपकी लेंथ और आपका टाइम। तो जो स्पीड है आपकी वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है। हमने कहा था कि डिराइव्ड क्वांटिटी दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, मतलब एटलीस्ट 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब सेकेंड हम इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपके पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी आपकी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक तरीके से एक लेंथ होती है, यानी कि लेंथ और टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी भी जो है एक डिराइव्ड क्वांटिटी है और वो भी हमारी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम से मिलकर बनी हुई है। उसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और अब हमें ये देखना है कि ये किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। एक्सेलरेशन आपका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपकी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है और एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये भी जो है हमारा दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना है, जो कि है लेंथ और टाइम। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम को मेज़र करने के लिए, किसी भी सिस्टम को बताने के लिए हमें उसकी यूनिट एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी उनकी हम यूनिट्स देखते हैं क्या क्या होती हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटीज़ और यहाँ हम लिखेंगे उनकी यूनिट्स। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारी थी वो थी मास। और मास की जो यूनिट, और यूनिट भी हमारी ये क्या है? SI यूनिट्स हैं, राइट। तो मास की जो SI यूनिट रहेगी वो हमारी होगी kg। सेकेंड जो क्वांटिटी थी हमारे पास फंडामेंटल वो थी लेंथ।
और जो लेंथ की यूनिट होगी हमारी वो क्या रहेगी, मीटर। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास थी टाइम, तो टाइम की जो यूनिट होगी वो होगी सेकेंड। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास थी इलेक्ट्रिक करंट, और वो मेजर होती है एम्पियर में, यानी कि जो उसकी यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। उसके बाद आपकी फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी थी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, तो जो यूनिट होगी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की वो होगी केल्विन। सिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी आपके पास थी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसको हम मेजर करते हैं कैंडला में। सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी जो आपकी थी वो थी आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और उसको हम मेजर करते हैं मोल में। तो बेसिकली ये हमारी एसआई यूनिट्स हैं जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनके लिए, राइट। अब आपकी आती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स क्या होंगी, अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनसे बनके मिलके हमारी जो है डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती हैं। तो जो आपकी स्पीड है वो आपकी किससे मिलकर बनी थी, लेंथ और टाइम से। तो जो लेंथ है उसकी आपने देखा यूनिट जो है वो होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है आपके पास सेकंड। तो जो आपकी स्पीड है उसके लिए जो यूनिट होगी वो हमारी होगी मीटर पर सेकंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो था हमारे पास, एक्सेलरेशन जो था वो था वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की ऑलरेडी जो है हमें पता है दैट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक हमारा टाइम ही एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे टाइम लिख देंगे। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक लेंथ है, तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगी मीटर, टाइम की होती है सेकंड, और यहाँ पे है टाइम का स्क्वायर, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो जो हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट रहेगी वो रहेगी मीटर पर सेकंड। अब हमारी जो 3-4 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं लाइक मास, लेंथ, टाइम और आपका इलेक्ट्रिक करंट, उनकी पावर्स की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं उनको। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। यानी कि अगर हम मास, लेंथ, टाइम और करंट की पावर्स में किसी भी सिस्टम को लिखते हैं तो वो होती है उसकी डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पीड थी, स्पीड जो है वो क्या थी, मीटर पर सेकंड में हम उसको मेजर करते हैं। यानी कि मीटर लेंथ, सेकंड टाइम, यानी कि L1 T भी 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, m0, क्योंकि मास यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, आपका लेंथ और टाइम सिर्फ इंक्लूडेड है यहाँ पे, तो m0 L1, और टाइम जैसा कि आपका नीचे है, तो जैसे हम टाइम को ऊपर लेके जाएंगे तो जो नेगेटिव में है पावर वो आ जाएगी, नीचे पॉजिटिव था ऊपर लेके गए तो हमारा नेगेटिव हो गया, तो t-1। तो ये जो है ये आपकी डायमेंशन होगी किसकी, स्पीड के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन के लिए।
एक्सेलरेशन जो है वो आपका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, और एक टाइम हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, लेंथ 1, टाइम 1 एंड 1 इज 2, राइट। तो इसकी जो डायमेंशन होगी उसको हम लिख सकते हैं MLT, डायमेंशन फॉर्मूला है। तो m यहाँ पे इंक्लूडेड है ही नहीं, तो M0, L1 और t जो है वो -2। So this is the dimensional formula for acceleration. Okay. So this is it for today's lecture.